इंडेक्स होता है? Yes, now the meeting is being recorded, students. Later on, it will be available to you. So what I am telling students कि refractive index of optical rarer medium is less और optical denser medium का refractive index क्या होता है? ज्यादा होता है. हमेशा ध्यान रखना, relatively अपन जब बात करते हैं तो refractive index of optically denser medium is more and optically rarer medium is less. So that's why I told you the air is considered as the optically rarer medium for all mediums. एयर का अपन किसी भी मीडियम से कंपेयर करें देन एयर विल बी कंसीडर्ड एज द ऑप्टिकली रेयर मीडियम. ओके, देन ऑप्टिकली रेयर मीडियम, optically rarer medium is air and its refractive index is 1. Okay, so any other medium which is denser medium, their refractive index will be definitely greater than 1. Just like water, I talk, water refractive index is 4/3 means 1.33. Refractive index of glass is 1.5. Refractive index of diamond is 2.4. So you can see all other mediums which are denser with respect to air, they have the refractive index more than 1 and refractive index of air is 1. I hope that you are understanding what I am telling. Denser medium का refractive index हमेशा ज्यादा होगा as compared to optically rarer medium. Even now you can see refractive index of glass is 1.5 and refractive index of absolute refractive index of glass is 1.5 and refractive index of water is 1.33. ठीक है? So which is the more optical rarer medium? Which is the more optical rarer medium? तो आप बता सकते हैं वाटर इज ऑप्टिकली रेयर मीडियम एज कंपेयर टू ग्लास. ग्लास इज ऑप्टिकली डेंसर. ठीक है ना? वाटर इज ऑप्टिकली रेयर. वेरी गुड. महक छाबड़ा, हर्षिता शाक्या, कृतिका मेहरा, ऑल आर गुड. सुबलक्ष्मी. ओके, तो स्टूडेंट ठीक है. और जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होता है, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होता है वो उतना ही लाइट का वेलोसिटी उसमें कम होता है. मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मींस लेसर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम. ठीक है? अगेन मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए. मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम मींस लेस वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम. ठीक है? इसीलिए अपन बोलते हैं कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम, तो एयर में लाइट की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो ये दो बातें आपको मैंने बताई, आपको दिमाग में फिट कर लेनी है बच्चों. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑप्टिकली रेयर मीडियम इज मोर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑप्टिकली डेंसर, सॉरी, refractive index of optically rarer medium is less and refractive index of optically denser medium is more, and velocity of light in optically denser medium is less and velocity of light in optically rarer medium is more. I think there should not be any confusion regarding this. ठीक है ना? मैं एक बार आप समराइज कर देता हूं बोर्ड पे so that you can write. Optically rarer medium and optically denser medium. ठीक है बच्चों, ये हमारे पास जैसे दो मीडियम्स हैं. अब वेलोसिटी ऑफ लाइट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ऑप्टिकली रेयर मीडियम में वेलोसिटी लाइट क्या होगी? ज्यादा होगी, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? कम. और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट लेस हो जाएगी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा उसका ज्यादा, मोर. आई थिंक नाउ इट इज क्लियर. देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस. ठीक है? तो दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि आपको दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि दोनों में से कौन रिलेटिवली ऑप्टिकल डेंसर है और कौन रिलेटिवली ऑप्टिकल रेयर है, तो आप बता सकते हैं.
है ना। जैसे अब जैसे डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.42, डी फॉर डायमंड मतलब हीरा, समझते हो ना सभी बच्चे, डायमंड देखा ही होगा आप लोगों ने। अब आप देखो द ग्लास और वाटर का जब हम कंपेयर करेंगे, देन ग्लास इज ऑप्टिकली डेंसर एंड वाटर इज ऑप्टिकली रेयरर इफ यू विल कंपेयर द ग्लास एंड वाटर। बट इफ आई कंपेयर ग्लास एंड डायमंड, then this glass is optically rarer and this diamond is optically denser। आई बात समझ में आपको, समझ में आ गई ना। तो इसीलिए कहा था कि जरूरी नहीं है कि कोई परमानेंट ही ऑप्टिकल डेंसर हो गया हो, वो रिलेटिव होता है। ग्लास इज ऑप्टिकली डेंसर तो आपको बताना पड़ेगा किसके रेस्पेक्ट में, ग्लास के रेस्पेक्ट में है, एयर के रेस्पेक्ट में भी डेंसर है। लेकिन द सेम ग्लास इज ऑप्टिकली रेयर विद रेस्पेक्ट टू डायमंड, बिकॉज डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। तो ये चीजें क्या वैसे बहुत सिंपल है, ऐसी कोई डिफिकल्ट, लेकिन ये क्या कंफ्यूज बहुत करती है ना। तो मेरा पर्पस है कि योर माइंड शुड बी फ्री विथ कंफ्यूजन, आपका माइंड कंफ्यूजन से फ्री होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेलोसिटी राइट किस में ज्यादा होगा किस में कम होगा, ऑल दिस थिंग वेरी क्लियर इन योर माइंड, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़े। I think there should not be any doubt regarding this. Should we go ahead now? Okay. Yes sir. Okay. Yes sir. बहुत अच्छी बात है। और देखिए एनटीएससी में भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारी पूरी कोशिश यही रहेगी कि एनटीएससी एग्जाम के पहले पहले इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया जाए, ठीक है ना। तो मेरा वही पर्पज है, इसीलिए हम अब लेते हैं स्फेरिकल लेंस। बस स्फेरिकल लेंस ही इसमें बसता है, लेंस की डेफिनेशन, लेंस का फोकस वगैरह बताना है, और लेंस से इमेज डायग्राम और लेंस फॉर्मूला और पावर ऑफ लेंस, बस ये 2-3 टॉपिक बचे हैं, ठीक है ना। तो वी एक्सपेक्ट ताकि एनटीएससी एग्जाम में आप इसके क्वेश्चंस कर सकें अच्छी तरह से, हमारा यही पर्पज है, ठीक है ना बच्चों। So my dear students, spherical lens मतलब if the two refracting spherical surfaces, अब refracting spherical surface मतलब जैसे ये ग्लास को अपन ने क्या कर दिया, इस तरह से कट कर दिया, अब कोटिंग नहीं किया है, ट्रांसपेरेंट है, ध्यान रखना। रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस क्या होती है, हमेशा ट्रांसपेरेंट होती है, उसमें कोई कोटिंग नहीं होती है। तो ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये एक सरफेस है, अभी हम लेंस की बात नहीं कर रहे, दिस इज वन रिफ्रैक्टिंग ट्रांसपेरेंट सरफेस। अब जैसे मतलब अपन ने जब मिरर बनाया था ना, तो अपन ने क्या किया था, एक होलो स्फीयर लिया था और उस होलो स्फीयर को डायमेट्रिकली अपन ने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, तो अपन को 2 हाल्स मिल गए थे, नहीं मिल गए थे, 2 हेमिस्फेरिकल मिल गए थे हाल्स अपन को। अब अपन ने क्या कर दिया था, उसके एक फेस को कोटिंग कर दिया था, तो अपन ने बोल दिया था भाई एक कॉन्वेक्स मिरर एक कॉनकेव मिरर, कोटिंग करते हुए मिरर बन जाते हैं। सिल्वर ऑक्साइड की अपन कोटिंग कर देते तो क्या बन जाते हैं, मिरर बन जाते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अभी कोटिंग नहीं करनी है, बस अपन ने एक होलो ग्लास लेके उसको कट कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, एक स्फेरिकल सरफेस, उसको अपन बोलेंगे ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग स्फेरिकल सरफेस। उसमें से लाइट का सिंपली क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। अब यदि हम क्या करते हैं, 2 रिफ्रैक्टिंग ग्लास सरफेसेस को एक दूसरे के साथ अटैच कर देते हैं, क्या बोला, 2 ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग ग्लास सरफेसेस को यदि हम क्या कर देते हैं, एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर देते हैं, तो ज्वाइन करने से क्या बनता है, हमेशा लेंस बनता है। मिरर में हम ज्वाइन नहीं करते हैं, मिरर में एक सरफेस होता है बस केवल। मिरर में आपने देखा होगा, मिरर एक सिंगल सरफेस होता है, बस उसका एक फेस को अपन कोटिंग कर देते हैं, तो अदर फेस पे रिफ्लेक्शन होता है। लेकिन लेंस हमेशा आप कभी देखना हाथ में लेके, लेंस आपको ऐसा लगेगा जैसे 2 पार्ट को जोड़ रखा हो, isn't it? कभी आप स्कूल आएंगे, स्कूल आने का मौका मिलेगा तो आपको बताएंगे लेंस। और वैसे आप मैग्नीफाइंग ग्लास तो कई बार देखते होंगे, इवन जो भी आप स्पेक्स लगाते हो वो लेंस ही तो है आपके, ज्यादा दूर जाने की जरूरत क्या है। जो बच्चे स्पेक्स लगाते हैं वो अपने चश्मे के हाथ लगाए देखना ग्लास के, तो वो आपको ऐसा लगेगा 2 सरफेस जोड़ रखी है उसने, है कि नहीं।
सिंगल सरफेस नहीं होती है वो, डबल सरफेस, दो सरफेस को जोड़ा हुआ होता है, ठीक है ना। कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, दो तरह के लेंस आप यूज करते हैं अपने ग्लास में अपने आई डिफेक्ट्स को रिमूव करने के लिए, ठीक है। आई डिफेक्ट्स को रिमूव करने के लिए आप इनको यूज करते हैं। तो दैट टू सरफेसेस आर ज्वाइंट, तो टू ट्रांसपेरेंट, हाउ दे आर ज्वाइंट, बिकॉज दे आर ज्वाइंट बाय सम मैकेनिकल प्रोसेस, ठीक है ना। एक मैकेनिकल प्रोसेस से उनको ज्वाइन करते हैं। इसके लिए आप ऑप्टिशियन के पास जाइए, हैं। आपको इसका जो एग्जैक्ट आंसर वो कौन देगा पता है? जो ये काम करते हैं ना ऑप्टिशियंस लोग। मैं तो अभी आपको इतना ही बता पाऊंगा कि ग्लास जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कोई मैकेनिकल मेथड होता है, कोई ग्लू या कोई मटेरियल टाइप होता है जिससे वो जोड़ते हैं। बाकी आप किसी ऑप्टिशियन की दुकान पे जाके पूछ लीजिए कि भाई आप कैसे जोड़ते हो दोनों, तो आपको एकदम एग्जैक्ट चीज बताएगा, और वो जो बताएगा वही सही होगा एकदम। वो आपको प्रैक्टिकली बता देगा कि देखो ये हम इससे जोड़ते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो two transparent refracting surfaces are joined and makes a bound medium, a bound refracting medium, और एक बाउंड रिफ्रैक्टिंग मीडियम जो बनता है, उस बाउंड रिफ्रैक्टिंग मीडियम इज डिफाइंड एज लेंस। तो अपन लेंस को डिफाइन कर सकते हैं। बाकी स्टूडेंट इसका नोट्स भी का आपने वो ई कंटेंट अभी डाले हैं नए वेकेशन के बाद, तो ई कंटेंट में लाइट वाले चैप्टर के भी आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है ना। तो उसमें रिफ्लेक्शन वाले पार्ट के डाले हैं, अभी रिफ्रैक्शन के आने वाले दिनों में डालेंगे, केवल रिफ्लेक्शन वाले पार्ट के ही अभी डाले हैं, ठीक है ना। तो वहां से आप लोग को हेल्प मिल जाएगी। जो कई बच्चों को ठीक है भाई हम नोट्स कैसे लें, नोट्स नहीं मिल पा रहे हैं, वैसे तो आप नोट्स खुद भी बना सकते हैं अपने लेवल पे, लेकिन इतना हार्डवर्क बच्चे करना नहीं चाहते आजकल है। वैसे नोट्स तो वैसे खुद ही बनाने चाहिए अपने। भाई सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? टीचर ने इससे पढ़ाया बोर्ड पे, मैं बोर्ड पे मैक्सिमम चीज लिखता ही हूँ, सारे रे डायग्राम मैंने आपके सामने बनाया रिफ्लेक्शन में, सब कुछ फॉर्मूले वगैरह डायग्राम वगैरह फोकस सब मैंने आपके सामने बोर्ड पे बनाए। बस यही कि जो डेफिनेशन है वो मैं डिप्टो नहीं लिख पाया या वो मैं मुंह से बोल के बता दिया। तो आप लोग एक दो बुक्स की हेल्प लेके, जैसे कि एनसीईआरटी हो गई, एक रेफरेंस बुक हो गई कोई सी भी, उसके हेल्प से अपने नोट्स बना लो और टीचर को भेज दो, या किसी जो भी नॉलेज रखता हो फिजिक्स का उसको दिखा दो, तो वो आपको बता देगा भाई इसमें ये मिस्टेक है ये नहीं है। तो ये बेस्ट होता है। उसमें क्या होता है कि वो आपने खुद ने लिखे हैं, वो आपके माइंड से लिखे गए, तो वो बेस्ट होते हैं, वो आपको आराम से। और दूसरे के नोट्स में क्या है कि वो तो उसके लिखे हुए, तो फिर आपको पहले उनको समझना पड़ता है, उसमें देखना पड़ता है कोई मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है ना। तो दोनों ही तरीके हैं, आपने खुद ने बना लिए तो भी अच्छी बात है, और नहीं बनाया तो ई कंटेंट में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं कह रहा था कि लेंस इज डिफाइंड एज, स्फेरिकल लेंस डिफाइंड एज द बाउंड मीडियम by joining two transparent refracting surfaces, spherical surfaces, two transparent refracting spherical surfaces। क्या समझे? टू ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग स्फेरिकल सरफेसेस को बाउंड ज्वाइन करने पे एक बाउंड मीडियम मिलता है, दैट बाउंड मीडियम इज कॉल्ड एज द स्फेरिकल लेंस। ये लेंस की डेफिनेशन हो गई। अब वैसे तो लेंस कई टाइप्स के होते हैं, लेकिन हमारे कोर्स को रिस्ट्रिक्ट किया गया है दो टाइप के लेंसेज में। मतलब आपसे किसी भी लेवल का एग्जाम हो, इवन एनटीएससी हो या और भी कोई एग्जाम हो, बोर्ड एग्जाम हो, आपसे दो ही लेंसेज के क्वेश्चन पूछेगा, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। बाकी होने को तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव भी होता है, प्लेनो कॉनकेव भी होता है, प्लेनो कॉन्वेक्स भी होता है, लेकिन उनका आपको स्टडी अभी नहीं करना है, उनके क्वेश्चंस भी आपको नहीं प्रिपेयर करने हैं। आपको प्रिपेयर करने हैं केवल कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस के। बाई कॉन्वेक्स बोलते हैं, मतलब जिसके दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस क्या होते हैं? कॉन्वेक्स होते हैं, उसे बोलते हैं बाई कॉन्वेक्स या ओनली कॉन्वेक्स। दोनों सरफेसेस जो होते हैं दैट इज कॉन्वेक्स, तो दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस। अब यहां पे ये ट्रांसपेरेंट है, दिस इज ट्रांसपेरेंट,
मतलब लाइट इधर से जाके इधर रिफ्लेक्ट हो सकती है, इधर से आके इधर रिफ्लेक्ट हो सकती है, दोनों तरफ से लाइट आ सकती है। मिरर में तो एक ही तरफ से लाइट आ सकती थी, याद रखिए। जब हमने मिरर स्टडी किया था तो मिरर में तो क्या हो रहा था, एक ही तरफ से लाइट आ रही थी। पर लेंस में क्या होती है, ट्रांसपेरेंट होता है, तो दोनों साइड से, लेफ्ट से लाइट आएगी तो राइट में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और राइट से लाइट आएगी तो लेफ्ट में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इसमें मिरर लेंस में, ठीक है ना। और इफ द टू कॉन्केव, ये कॉन्केव सरफेस हो गया, ये दूसरा कॉन्केव सरफेस हो गया, दोनों को एडजॉइन कर दिया अपन ने मैकेनिकल मेथड से, देन दिस इज कॉल्ड कॉन्केव लेंस, ठीक है। बाई कॉन्वेक्स भी बोलते हैं कई बार, वो एक ही बात है, चाहे बाई कॉन्वेक्स बोल दो या कॉन्वेक्स, या यहाँ पे भी बाई लगा दो। बाई का मतलब वही बोलता है कि दोनों फेस, मतलब बाई कॉनकेव बोल दो या कॉनकेव, बात एक ही है। बाई मतलब उसके दोनों सरफेसेस कॉनकेव है, और बाई मतलब दोनों। अब जैसे मान लो एक प्लेन सरफेस ग्लास और एक कॉन्वेक्स, तो दिस इज कॉल्ड प्लेनो कॉन्वेक्स। ये हालांकि हमारे कोर्स में नहीं, मैं ऐसे बता रहा हूं बस नॉलेज के लिए, ये हमें स्टडी नहीं करना है। मैं लेकिन बता रहा हूँ कि मैं आपको बता रहा हूँ कि इन दोनों के अलावा भी अदर लेंस, अदर टाइप्स भी पॉसिबल है। मतलब टोटल 6 टाइप्स बनते हैं लेंस के, एक प्लेन और एक कॉन्वेक्स, दैट इज प्लेनो कॉन्वेक्स। फिर एक इसको ऐसे कर दूं, जैसे ये प्लेन और इस तरह से ये क्या बन गया, प्लेनो कॉनकेव। फिर ऐसे एक कॉन्वेक्स एक कॉनकेव, कॉन्वेक्सो कॉनकेव, ऐसे कॉनकेवो कॉन्वेक्स। टोटल कितने हो गए, 6 हो गए ना। 6 टाइप्स के लेंस होते हैं ओवरऑल। लेकिन हमारा जो आई डिफेक्ट्स होते हैं उनको रिमूव करने में मेनली कॉन्वेक्स और कॉनकेव ही काम आते हैं। तो हमारा जो सिलेबस है वो केवल क्या है, बाई कॉन्वेक्स और कॉनकेव। हम बाई नहीं लगाएंगे बार बार, हम कॉन्वेक्स कॉनकेव ही बोलेंगे। वो अंडरस्टूड है कि जब मैं कॉन्वेक्स लेंस बोल रहा हूं तो बाई कॉन्वेक्स ही है, मतलब उसके दोनों फेस कॉन्वेक्स है। मैं जब कॉनकेव लेंस बोल रहा हूं तो अंडरस्टूड है कि वो दोनों फेस कॉनकेव है। आपके एनसीईआरटी में भी कहीं बाई वर्ड नहीं लिखा गया है, वो ऑलरेडी कॉन्वेक्स कॉनकेव ही लिख रहा है। वो अंडरस्टूड है कि वो दोनों फेस कॉन्वेक्स ही या कॉनकेव ही ले रहा है। तो बस मैं ये बता रहा था कि इसके अलावा भी 4 टाइप्स के लेंस होते हैं, आप नॉलेज के लिए समझ लें। बाकी एग्जाम में तो ये 2 ही आते हैं, इन 2 से ही रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आते हैं, ठीक है। अब वही बात, जैसे अपन ने जब मिरर स्टडी किया था तो मिरर में अपन ने कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी, है ना। मिरर से रिलेटेड कुछ टर्म्स पढ़े थे अपन ने, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर बताया था, पोल। तो उसी तरह से लेंस से भी रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जो हमें पहले स्टडी करनी है, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हाउ द रिफ्रैक्शन टेक प्लेस फ्रॉम द लेंस। पहले हम क्या कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम डिस्कस कर लेते हैं लेंस से रिलेटेड। लेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो फर्स्ट टर्म है ऑप्टिकल सेंटर। पहला क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। अच्छा एक बात और, हमारी यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस है लेंस लेने की। हम यहाँ पे जो लेंस ले रहे हैं, वाट एवर लेंस वी आर कंसिडरिंग वेरी थिन लेंस। एक्चुअली वी आर कंसिडरिंग वेरी थिन लेंस। थिक लेंस भी होते हैं, लेकिन एक्चुअली जो हम फॉर्मूला वगैरह या जो न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे वो सब किसके लिए करेंगे, थिन लेंस के लिए ही करेंगे, ठीक है। तो थिन लेंस मतलब जिसका जो अपर्चर होता है वो स्मॉल होता है, ये इस तरह, दिस इज कॉल्ड थिन लेंस, ठीक है। तो व्हाट एवर वी आर डिफाइनिंग, इट इज आल्सो अंडरस्टूड कि हम बार बार थिन वर्ड यूज नहीं करेंगे, वो अंडरस्टूड है कि हम थिन लेंस की ही बात कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो पहला टर्म है ऑप्टिकल सेंटर, जैसे कि उसमें हमने पोल बताया था, इन द सेम वे यस, ऑप्टिकल सेंटर मींस सेंटर ऑफ द लेंस। लेकिन मैं इसको अलग तरीके से डिफाइन करता हूं। सेंटर ऑफ द लेंस बिल्कुल ठीक भी है वैसे, लेकिन मैं इसको और मोर मॉडिफाइड वे, जो इसकी और एग्जैक्ट डेफिनेशन जो मैं बता रहा हूं उसको आप ध्यान रखिए। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी, ऑप्टिकल सेंटर इज अ पॉइंट इन एनी लेंस from where any ray of light go without any refraction, without any deviation in its path। क्या समझ में आया?
मतलब कि कोई भी लेंस हो, चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉन्केव लेंस हो, ऑप्टिकल सेंटर दोनों में होता है, ये भी ध्यान रखिए। दोनों ही लेंस में हम ऑप्टिकल सेंटर डिफाइन करते हैं। तो चाहे कॉन्केव लेंस हो चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो, दोनों ही लेंसेज में ऑप्टिकल सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से पास होने वाली रे ऑफ लाइट कोई डेविएशन अपने पाथ में सफर नहीं करती। यानी ऑप्टिकल सेंटर के अदर अलावा यदि किसी पॉइंट से गुजरेगी तो उसका रिफ्रैक्शन हो जाएगा, वो अपने पास से डेविएट हो जाएगी। लेकिन ऑप्टिकल सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है जो कि जब वो पास होती है तो उस रे ऑफ लाइट के पाथ में कोई भी डेविएशन नहीं होता है। तो दिस इज द कंडीशन। So this is the like this. देखिए अब ये लाइट इधर से आ रही है, इट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, इट इज गोइंग स्ट्रेट विदाउट एनी डेविएशन। नाउ दिस लाइन इज गोइंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, it is going straight without any deviation. This light is going with this point, it is going without any deviation. So whatever line is passing through optical center, they do not suffer any deviation, they do not suffer any disturbance in their path. ठीक है, तो वो आपको हमेशा ध्यान रखना है। This is called as the optical center. In the same way, we can draw in concave lens also. In concave lens also, any ray which passes through center of the lens, it will go straight without any disturbance in its path or without any deviation in its path. I hope that you understood this. So my suggestion is that whenever you have to write, whenever you ask to write the definition of optical center, or whenever you are required to write the definition of optical center, then okay, you can write the center of any lens, but it is the more better way to write the optical center is the point in any lens from where any ray of light go straight without any deviation. This is the more authentic definition of the optical center. ठीक है ना, क्योंकि अपन ने बोला कि वो सेंटर पॉइंट होता है, वो भी ठीक है, लेकिन अब वो सेंटर एग्जैक्ट सेंटर हो या ना हो, कई बार मान लीजिए कोई ज्योमेट्रिकल डिफेक्ट आ जाए, मान लो तो लेंस में कोई ज्योमेट्रिकल डिफेक्ट के कारण मान लो सेंटर से थोड़ा सा माइनरली, तो अपन फिर ज्यादा एक्यूरेट डेफिनेट अपन, लेकिन ये एक्यूरेट है कि वो जहां पे भी होगा, चाहे वो सेंटर से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे क्यों ना हो जाए, वैसे नहीं होता है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि ऑप्टिकल सेंटर नहीं होता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए किसी लेंस में कोई ज्योमेट्रिकल डिफेक्ट आ गया उसको बनाते टाइम पे, भाई लेंस को तो अपन को मैकेनिकल मेथड से बनाना पड़ेगा ना, उसको जोड़ना पड़ेगा ना दो स्फेरिकल सरफेसेस को, तब तो लेंस बनेगा। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि अज्यूम करें कि भाई वो आपका जो ऑप्टिकल सेंटर है वो उसके एग्जैक्ट सेंटर से थोड़ा सा ऊपर नीचे आ गया मान लीजिए, तो फिर अपन उसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर, शोभान घड़े इज गोइंग सेइंग वी शुड गो विद द बुक डेफिनेशन। व्हाट इज द बुक डेफिनेशन? इट इज सेंटर ऑफ द लेंस, इट इज रिटन। Actually, I have not read the book definition. That's why. What is the definition of book? You tell me, Shobhan. You tell what is the definition of book? It is the center of lens. It is written. Okay, ठीक है, लिखा हुआ है, लेकिन जब आप थोड़ा सा सीरियस सेकेंडरी लेवल पे जाते हैं, आगे 12th लेवल पे जाके पढ़ते हैं, तो वहां पे अपन सेंटर की बजाय इस डेफिनेशन को ज्यादा बोलते हैं कि ये वो पॉइंट, ये वाला जो हमने बताया ना आपको, विदाउट एनी डेविएशन द रे ऑफ लाइट पासेस। दिस इज द मोर ऑथेंटिक डेफिनेशन ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर। वैसे मैं बोल रहा हूँ कि सेंटर ही होता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ बाई चांस कुछ ज्योमेट्रिकल डिफेक्ट के कारण कैन वी राइट विद योर, इट इज नॉट माई डेफिनेशन, इट इज द ऑथेंटिक डेफिनेशन। भाई व्हाई कांट यू राइट? यू कैन राइट, बिल्कुल लिखना है आपको, यही लिखना है, ये कोई मेरी डेफिनेशन नहीं है, ये किसी भी बुक में आपको मिल जाएगी। कोई भी आप अच्छी से आप कोई बुक पढ़ेंगे, वो अब आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखी है तो उसका मैं नहीं कह सकता, लेकिन और भी अच्छे राइटर्स की बुक आती है एनसीईआरटी के अलावा, उसमें आपको मिलेगी। इफ यू गो विद एनसीईआरटी दैट इज आल्सो करेक्ट भाई, इसमें इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है।
बट मैं आपको ये कह रहा हूं कि हमें हमेशा जब फिजिक्स में कोई बात पढ़ती है तो हमें जनरलाइज वे में पढ़नी पड़ती है। दिस इज जनरलाइज डेफिनेशन, ठीक है, जो हमेशा लागू होती है, कभी फेल नहीं होती। बस मैं ये कहना चाहता हूँ। यू कैन गो विद एनी डेफिनेशन, यू कैन फॉलो योर एनसीईआरटी डेफिनेशन और यू कैन फॉलो दिस डेफिनेशन, नथिंग प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, देयर इज नो प्रॉब्लम। फिर इसके अंदर आता है प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस एएल वाला आएगा शायद। प्रिंसिपल फोकस, वही सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस ले लेते हैं, वही जैसे उसमें बताया था ना, एक्चुअली मीट और वर्चुअली मीट, वही वाला चक्कर है। इफ द इंसिडेंट रेज कमिंग पैरेलल टू द, अच्छा प्रिंसिपल एक्सिस बता दूं, ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली जो स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन है, दैट इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये इसका एक्सिस मैंने बना दिया। एक्चुअली मैं आपको एक बात और बता देता हूं, एक्चुअली जब भी लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो उसके दोनों सरफेस से उसका रिफ्रैक्शन होता है, उसके दोनों सरफेस से उसका रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है ना। जैसे कि मैं बताऊं आपको एक्चुअल रिफ्रैक्शन कैसे होता है। जैसे मान लो ये लेंस है, अब ये लेंस है, अब ये है, ये इसका पोल हो गया, ये दो सरफेस है ना। अब सपोज मान लो ये इसका कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये इसका कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये इसका क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, ये इसका नॉर्मल हो गया। भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर जो भी लाइन नॉर्मल बोलेंगे नहीं बोलेंगे। अब क्या होगा कि कोई भी रे ऑफ लाइट आएगी, जैसे अब ये अंदर तो क्या ग्लासी मीडियम है पूरा, तो ये एयर है, फिर ग्लास और फिर एयर, तो एयर से ग्लास में जाएगी तो बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगी। फिर यहाँ पे अपन ने एक नॉर्मल ड्रॉ किया। एक्चुअल रिफ्रैक्शन बता रहा हूं मैं कैसे होता है आपको। अब ये ऐसे जाएगी, अब यहां से अब क्या हो गया, डेंसर टू रेयर तो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो एक्चुअल में ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। लेकिन अपन यहाँ पे क्या कंसिडर कर रहे हैं कि थिकनेस इज वेरी स्मॉल, तो थिकनेस इज वेरी स्मॉल, तो अपन डायरेक्ट इस वाले पार्ट को बहुत नेग्लिजिबल मान के डायरेक्ट अपन इसको दिखा देते हैं। तो अब इसीलिए अपन ने यहाँ पे क्या कर लिया, एक एक्सिस बना दिया। तो अपन जो भी डेविएशन दिखाएंगे वो कहां से दिखाएंगे, इस डॉटेड लाइन दिख रही है आपको बीच में, इससे दिखाएंगे। मतलब लेंस में एक्चुअल रिफ्रैक्शन तो ऐसे होता है साहब। लेकिन जब अपन इसकी थिकनेस को बहुत कम कर देंगे, थिन लेंस लेंगे, तो ये वाला डेविएशन क्या हो जाएगा, बहुत नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो इसको और इसको अपन क्या कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं। आ रही मेरी बात समझ में आपको। इस दिस डायग्राम ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है। देखो मैं जो फिजिक्स आपको पढ़ा रहा हूँ वो मैं कोई एनसीईआरटी को एग्जैक्टली फॉलो नहीं करता हूँ, मैं एक्चुअली कंसेप्ट को फॉलो करके पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। ये एक्चुअली चीज है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। रेयरर डेंसर एयर, ये बाहर एयर है, अंदर ग्लास है और फिर एयर है, एयर टू ग्लास गई बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, फिर ग्लास से एयर में ही बेंड अवे द। लेकिन मैं कह रहा हूं कि यदि अपन इस थिकनेस को कम कर देंगे तो ये डेविएशन बहुत कम हो जाएगा और ये डायग्राम हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब यदि मैं थिकनेस को बहुत नेग्लिजिबल ले लूं तो ये डायग्राम मेरा कुछ इस तरह से बन जाएगा। मतलब अब ये जो डेविएशन है इसको अपन ने क्या मान लिया, बहुत नेग्लिजिबल मान लिया। तो अपन यहाँ पे फिर कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं, बोले सर आप कहाँ से बेंड कर रहे हो, यहाँ से बेंड कर रहे हो कि यहाँ से बेंड कर रहे हो। कई बार जो बच्चे बहुत ज्यादा डीपली सोचते हैं वो मुझसे पूछते हैं कि बोले सर आप इस वाले फेस से बेंड कर रहे हो कि इस वाले। वास्तव में लाइट दोनों फेस से बेंड होगी। वास्तव में जो रिफ्रैक्शन होगा वो तो दोनों फेसेस से होगा ना। पहला भाई लेंस दो सरफेस से मिलकर बना हुआ, तो पहले वाले सरफेस से भी लाइट बेंड होगी और दूसरे वाले सरफेस से भी लाइट बेंड होगी। इस तरह से होगी, यहां से बेंड हो रही है, यहां से बेंड हो रही, दोनों सरफेस से बेंड होगी। लेकिन जब हम थिकनेस को बहुत कम कर देते हैं, थिन लेंस लेते हैं, तो फिर अपन वो जो अंदर वाली बेंडिंग है वो मिनिमम हो जाती है। तो इसलिए अपन उसको कन्वीनियंटली शो करने के लिए अपन इसकी एक्सिस बना देते हैं और अपन जो भी बेंडिंग दिखाएंगे ना इस एक्सिस से दिखाएंगे। आई थिंक इट इज क्लियर। अपने वो कंफ्यूजन रिमूव कर दिया कि बोला आप रिफ्रैक्शन बेंडिंग एक वाले दूसरे फर्स्ट फेज से कि सेकंड फेज से। तो आप एनसीईआरटी में भी देखना, एनसीईआरटी में आप गौर से देखना बेंडिंग कहां से दिखा रहा है। उसने क्या किया, पहले तो थिन लेंस ले रहा है। एनसीईआरटी में भी आप देख सकते हैं कि पहले तो थिन लेंस कंसीडर कर रहा है और थिन लेंस में भी उसने एकदम डॉटेड एक लाइन बना के वहां से वो दिखा रहा है डेविएशन। तो वही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि उसका क्या लॉजिक है। वास्तविक चीज तो ये है, एक्चुअल चीज तो ये है, लेकिन ये अपन अज्यूम कर रहे हैं
इफ द थिकनेस इज वेरी वेरी स्मॉल तो दिस बेंडिंग इज वेरी वेरी लेस। सो इसलिए अपन ने लाइन ड्रॉ कर ली और वहां से अपन बेंडिंग दिखा रहे हैं, उसको अपन उसकी एक्सिस भी कह सकते हैं। आई होप दैट योर कंफ्यूजन इज रिमूव्ड। ठीक है बच्चों, अब मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको? ठीक है, यस यू आर सानिया शर्मा, बिल्कुल। थिक लेंस में तो डेविएशन ज्यादा होगा ही होगा, बिल्कुल सही बात है। थिन लेंस में कम होगा। इनसाइड द लेंस, इनसाइड द लेंस थिक लेंस में ज्यादा डेविएशन होगा, थिन में कम होगा, बिल्कुल सही बात है, अंडरस्टूड है ये तो। लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना कि इतना डीप में आपको 10th लेवल पे नहीं बताया जाता है, ये सारी बातें फिर 12th क्लास में बताई जाती है आपको, ठीक है ना। 10th क्लास लेवल पे सिंपली रे डायग्राम बना दो, ये बना दो। मैं लेकिन थोड़ा सा क्या है कि मैं तो क्या वो चीज पढ़ाता रहता हूँ, तो इसलिए मुझे वही चीज दिमाग में है, तो मैं आपको उसी में पढ़ा रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको सीखना नहीं चाहिए, आपको पता होना चाहिए डेफिनेटली, ये आपके लेवल की ही बातें हैं, बस हम कई बार क्या इग्नोर कर जाते हैं उसको। तो मैं कह रहा था प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इफ द इंसिडेंट रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, if the incident rays coming parallel to the principal axis, then at the other side of lens they converge at a point, at the other side of the lens they converge at a point actually। लेंस के दूसरे, इसको भी आप रे मान सकते हैं, कोई कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग भी तो आ सकती है। तो जिस पॉइंट पे वो कन्वर्ज होती है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। और द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फो, इसमें सारी डिस्टेंस कहां से लेंगे अपन? ऑप्टिकल सेंटर, जैसे मिरर में क्या बोलते थे, पोल से लेते थे। इन एनी लेंस whether it is convex or concave, all the distances are measured from the optical center। तो यहां पे अपन बोलेंगे the distance between optical center and the focus। so the distance between optical center and the focus is called as the what we can say focal length। ठीक है बच्चों, आई थिंक इट इज क्लियर। अब देखो मिरर का फोकस तो क्या होता था, एक ही तरफ होता था क्योंकि पीछे से वो कोटेड है। लेकिन मैंने लेंस तो क्या बोला, ट्रांसपेरेंट है, यानी रे लेफ्ट से आएगी तो राइट में कन्वर्ज होगी। लेकिन ये कोई गारंटी थोड़ी इधर से आएगी, इधर से भी आ सकती है। अरे भैया ये जो इंसिडेंट रेज है ये इधर से भी आ सकती है, जब इधर से आएगी तो इधर कहीं कन्वर्ज होगी। यानी कि एक लेंस का फोकस उसके दोनों साइड होता है, ये मैं बताना चाह रहा हूं आपको। यस, लेंस हैज टू फोकस बट at the equal distance from the what optical center, ऑप्टिकल सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये अपन जनरलाइज डायग्राम इस तरह से बना सकते हैं, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है और यहां पे भी आपका फोकस होता है और यहां पे भी फोकस होता है। और OF1 and OF2 these are two focus। ठीक है बच्चों, आई थिंक इट इज क्लियर। यस, देयर इज ए स्पेस, बराबर बोल तो रहा हूं बेटा, वी आर कंसिडरिंग वेरी थिन। वो स्पेस ग्लास स्पेस ही होता है, दो सरफेस के बीच में जो स्पेस होता है वो ग्लासी स्पेस, ग्लास मीडियम ही होता है, दैट इज ग्लास मीडियम। लेकिन अपन उसकी थिकनेस को क्या ले रहे हैं, बहुत कम ले रहे हैं। जब आप दो सरफेस को जोड़ोगे तो बीच में ग्लास ही तो रहेगा, एयर थोड़ी रहेगी। एयर तो फिर आपको वो होलो लेना पड़ेगा, अपन होलो थोड़ी ले रहे हैं, अपन तो सॉलिड सरफेस को जोड़ रहे हैं ना। तो सॉलिड सरफेस को जोड़ेंगे तो ग्लासी मीडियम ही रहेगा उसमें, बिल्कुल ठीक है बेटा। तो ये है कहानी। तो इसीलिए क्या क्या ध्यान रखना है इसके बारे में, इट हैज रियल फोकस क्योंकि वास्तव में कन्वर्ज हो रही है रेज, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज कन्वर्जिंग लेंस। इसलिए कॉन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड एज कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस को, क्योंकि ये रेज को क्या कर देता है, एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है। वो वाला तो सबने किया ही होगा है, कई बार खेल खेल में करते हैं ना, फिर एक मैग्नीफाइंग ग्लास को सन के सामने रख के उसके पीछे कागज रख देते हैं, तो थोड़ी देर बाद कागज क्या हो जाता है, जल जाता है। बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है, करके देख सकते हो। एकदम जब सन दिन के 12-1 बजे के टाइम, बहुत अच्छा होगा ये एक्सपेरिमेंट, जब सन अपने पूरे रोशनी में होता है, एकदम मैक्सिमम ब्राइटनेस जब सन देता है दिन के टाइम पे, और गर्मियों में तो और अच्छा होगा ये, ठीक है ना। समर टाइम में देखना जबरदस्त, तुरंत जल जाएगा, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं आपको।
कि सन के सीध, लाइट के सीध में मैग्नीफाइंग ग्लास लेके, वो मैग्नीफाइंग ग्लास वास्तव में आपका कॉन्वेक्स लेंस ही होता है, और उसके पीछे वो डिस्टेंस सेट करके आप क्या रख दें, ग्लास पेपर रख देंगे, तो वो पेपर थोड़ा सा बढ़, क्योंकि वो रेज वहां पे कन्वर्ज होकर हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। लाइट एनर्जी का हीट एनर्जी में कन्वर्जन का ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, जहां पे आप लाइट एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट होते हुए देख सकते हो। है कि नहीं ये बात समझ? तो दैट यू ऑलवेज कीप इट इन योर माइंड। सो स्टूडेंट्स, एक होता है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस, सॉरी मिरर अभी नहीं, उल्टा होता है। देखो अपन अब कन्वर्जिंग मिरर किसको कह रहे थे, कॉनकेव मिरर को कह रहे थे, अभी मैं कॉनकेव लेंस ले रहा हूं, लेकिन सॉरी, अपन कन्वर्जिंग मिरर किसको कह रहे थे, कॉनकेव मिरर को, और कन्वर्जिंग लेंस किसको कह रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस को। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप इस बात का। फटाफट ये डायग्राम भी अपन देख सकते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रे, अब आप देखो यहां पे क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रे, वैसे तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। नाउ दे कैन नॉट मीट एक्चुअली एट ए पॉइंट, लेकिन अपन यदि उनको क्या करें, वर्चुअली मीट करें किसी पॉइंट पे, तो ये एक पॉइंट से आती हुई क्या होगी, अपीयर होगी। दे विल बी अपीयर्स टू बी डाइवर्जिंग फ्रॉम ए पॉइंट। सो जिस पॉइंट से आती हुई अपीयर होती है, दैट इज कॉल्ड द फोकस ऑफ द कॉनकेव लेंस। तो इसका मतलब दिस इज, इट हैज वर्चुअल फोकस। यस, इसका फोकस क्या होता है, और इट इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज द डाइवर्जिंग लेंस। विच लेंस, कॉनकेव लेंस। ठीक है। और डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, ओ एफ, इसमें भी दोनों तरफ होगा, एक इधर भी होगा और उतनी डिस्टेंस पे इधर भी होगा। तो ओ एफ वन इक्वल्स टू ओ एफ टू, दैट इज कॉल्ड एफ, दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। जब भी फोकस के बारे में पूछा जाए तो डायग्राम जरूर बना के आना है। जब भी प्रिंसिपल फोकस आपको पूछा जाए लेंस का या मिरर का, आपको उसका डायग्राम भी बनाना होता है, रे डायग्राम। ठीक है। सो कॉनकेव लेंस का फोकस और कॉन्वेक्स लेंस का फोकस दोनों ही मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। बिल्कुल सिंपल बात है, इसमें कोई डिफिकल्टी वाली बात ही नहीं है, दोनों ही इजी हैं। In convex lens, the incident rays coming parallel to the principal axis converge at a point after refraction through the lens. That point is called as the principal focus of convex lens. Principal focus is situated at the both side of the lens at the equal distance from optical center. ठीक है, and the distance between optical center and focus is called as focal length. Convex lens is converging lens, its focus is real focus. ठीक है। In the same way now we see concave lens, the incident rays parallel to the principal axis appears to be coming from a point. थोड़ा यहाँ पे डेफिनेशन कैसे बनाएंगे देखो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली इंसिडेंट रेज, द इंसिडेंट रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस appears to be coming from a point after refraction through the lens. After refraction through the lens, they appears to be coming from a point. लिख लेंगे ना ये सेंटेंस, after refraction through the lens, they appears to be coming from a point, मतलब वो वास्तव में नहीं हो रही है डाइवर्ज, एक पॉइंट आते हुए नजर आ रही है। That is called as the virtual focus of the concave. कॉनकेव लेंस का फोकस क्या होता है, वर्चुअल होता है। और इसीलिए हम देखेंगे कि कॉनकेव लेंस क्या बनाता है, हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, and convex lens real image बनाता है। concave lens is also called as diverging lens, उसको diverging lens भी अपन कह सकते हैं। तो आई होप दैट इट इज क्लियर। इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना, बेसिकली। ठीक है। और लेंस का जो फोकस है वो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है। जो लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उस पर उसका फोकल लेंथ डिपेंड करता है। एक इंपॉर्टेंट बात है, इसका फॉर्मूला भी आपके 10th लेवल पे नहीं बताया जाता है। फोकल लेंथ
inversely proportional to refractive index of material। मतलब आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल, जैसे ग्लास में भी मान लो दो कैटेगरी होती है, एक फ्लिट ग्लास, एक क्राउन ग्लास का नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो सपोज मान लो दो डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ग्लास है, दोनों का अपन ने लेंस बनाया, तो किसका फोकल लेंथ ज्यादा होगा? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसका फोकल लेंथ ज्यादा होगा। ये कंसेप्ट हमेशा ध्यान रखिएगा, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है लेकिन आपको ध्यान रखना है कि फोकल लेंथ ऑफ एनी लेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल। उस मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? फोकल लेंथ। ठीक है, द फोकल लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और मेरी बात समझ में आ गई आपको? इसका फॉर्मूला भी आपके टाइम टेबल में नहीं बताया गया है, बस आपको ये ध्यान रखना है कंसेप्ट कि ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मटेरियल का लेंस बनाएंगे तो उसका फोकल लेंथ कम होगा, यानी रे पहले ही कन्वर्ज हो जाएगी। फोकल लेंथ कम होने का मतलब क्या होगी? रे पहले ही कन्वर्ज हो जाएगी, मतलब ऑप्टिकल सेंटर के क्लोज में ही वो क्या हो जाएगी? फोकस हो जाएगी। तो आई थिंक बच्चों आज की क्लास इतनी काफी रहेगी, इसको आप थोड़ा स्टडी कीजिए, रिवाइज कीजिए। अब अपन पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस। अभी नहीं करिए बेटा, कर रहे हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस एंड इमेज डायग्राम, ये हम नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें अपन कंप्लीट करेंगे। डोंट लीव द मीटिंग, डोंट लीव द मीटिंग, सो फार आई हैव नॉट टेकन द स्नैपशॉट, नाउ आई एम गो। ओके, आई एम वेरी क्लियर पढ़ाया, नो डाउट, बहुत अच्छी बात है युवराज सिंह, बट प्लीज डोंट गो स्टूडेंट्स। अभी मैं इसका स्नैपशॉट ले रहा हूं, अभी मैंने आपको बाय बाय नहीं बोला है। यस, अभी प्रेजेंट बोलने की जरूरत नहीं है, मैं आपकी फोटो स्नैपशॉट ले रहा हूं, वही आपकी अटेंडेंस मैं आपकी काउंट करूंगा। ठीक है, स्नैपशॉट में एक बार स्टॉप